नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न कहता है कि अमीना हामिद की कौन थी? तो अमीना हामिद की थी दादी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, मेले में महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो मेले में महमूद खरीदता है सिपाही। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? कभी कभी बराबर आप लोग देखिएगा, जब आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से क्लास 8 के हिंदी को एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़े रहिएगा तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, फलना पंक्ति ले लेगा और पूछ देगा कि यह कौन से चैप्टर से लिया गया है। जैसे कि कविता से पूछ देता है, मैक्सिमम जो है ना पंक्ति उठाएगा कविता से। तो जो विद्यार्थी कविता को एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी किए रहेगा, उसको याद किए रहेगा, तब ना पता चलेगा कि वह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो इस तरह से आप लोग को हिंदी में यदि बेहतरीन अंक लाना है तो आप लोग को क्लास 8 के हिंदी को एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना होगा, तब ना आपको पता चलेगा कि कौन सी पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर से उठा लेगा। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से यदि आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, क्लास 8 के हिंदी बुक को एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा तो कौन से पंक्ति कहाँ से उठाएगा इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। और 100% है, 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। फलना चैप्टर से उठा लेगा, कहेगा कि यह पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। काम कितना ही कठिन हो किंतु उगताते नहीं, यह पंक्ति है कर्मवीर की। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? आपके क्लास 8 के हिंदी बुक में जितने भी लेखक का नाम होगा उन सारे लेखक को आप लोग एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद वह कविता है कि कहानी है, यानी कि उसकी विद्या भी आपको याद रखना जरूरी है। समझ गए ना? तो बाल गोविंद भगत के लेखक हैं कौन? तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ देखिए सी ऑप्शन आ रहा है। बाल गोविंद भगत की रचना कैसी है? तो यह एक रेखा चित्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए ना? तो विद्या भी याद करना है और इसके साथ साथ लेखक का नाम भी याद करना है और लेखक ने क्या लिखा है इसको भी एक बेहतरीन तरीक़ा से याद करना है। समझ गए ना? वैसे इससे पहले हिंदी के ऊपर हमने 3-4 वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, या नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह के सारे क्वेश्चन को हमने एक बेहतरीन तरीक़ा से उन 5 वीडियो के अंदर में, अब जो वीडियो हम बना दिए हैं चाहे 4 हो या 5 हो, उन सब वीडियो के अंदर में एक बेहतरीन तरीक़ा से हमने आपको समझा दिए हैं। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इस बात की हम गारंटी देते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से हिंदी में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग ऐसा ही दे दीजिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ना? तो इसलिए आप लोग उन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे तो आपको अच्छा करना ही है जो आप लोग अभी स्कूल में दे रहे हो एग्ज़ाम, लेकिन इसके साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम में देखा जाएगा कि आपके पास कितना ताकत है, आपने कितना समय पढ़ाई में दिया, कितना आपने स्टडी किया, आपके पास कितना क्षमता है, कितना ताकत है, ये देखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम को दीजिएगा फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा तो उस समय आपको देखा जाएगा कि आपने सच में कितना मेहनत किया था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उन सारे वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना उसी तरह से हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से उन वीडियो के अंदर में हमने आपको समझाने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोग देख लीजिएगा तो 100% इस बात को आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। समझ गए ना? यहाँ देखिए बाल गोविंद भगत की कैसी रचना है? तो रेखा चित्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। मेरा कर्तव्य है बाबू कहना। बाद बाकी अगर तुम नहीं तैयारी करेगा तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? अंतिम में जब समय बीत जाएगा तब पता चलेगा बाबू। अंतिम में बीबीडी और एमबीडी करते रहना, समय बचेगा नहीं, तुम कहाँ से तैयारी करेगा, कैसे होगा? अंतिम में आपके पास कुछ दिमाग सोचने के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। हम बार बार आपको कह रहे हैं ताकि जो है आपका रिजल्ट सबसे बेहतरीन आए। समझ गए ना? हुंडू का झरना कहाँ अवस्थित है? तो छोटा नागपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। आप कितना बताएं, जो विद्यार्थी पढ़ने वाला होगा वो तो एक ही बार में समझ जाएगा। सिरचन वास्तव में क्या था? तो कारीगर था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी था। लेकिन सिरचन को काम चटोर बना देता है, काम चोर बना देता है मजली भाभी।
मान के चलिए किसी व्यक्ति को बार बार खराब बात कीजिएगा, बार बार बुराई कीजिएगा उसका, तो क्या होगा अंतिम में? तो वह व्यक्ति क्या होगा अंतिम में? वह भी खराब की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सिरचन के साथ भी उसी तरह से होता है। सिरचन बढ़िया आदमी था, लेकिन मछली भाभी और गांव के लोग जो था ना उसको बुराई करता था, क्योंकि सिरचन जो है पैसा नहीं लेता था काम करने के बदले में, उसको सिर्फ खाना खिला दीजिए भरपेट, लेकिन वह बात भी किसी का नहीं सहता था। अब मान के चलिए आपके यहाँ कोई काम करता है और काम के बदले में आप सिर्फ उसको खाना देते हैं, लेकिन खाने देने के बावजूद भी आप उसको तरह तरह की बुराइयाँ करते हैं, उसका कदर नहीं करते हैं, उसकी बुराइयाँ करते हैं, उल्हान देते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ बढ़िया तरीक़ा से काम नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से सिरचन को भी इसी तरह से हाल होता है। सिरचन बढ़िया काम करता है, लेकिन बढ़िया काम करने के बावजूद भी मछली भाभी तरह तरह की उसकी बुराइयाँ करते हैं, बढ़िया तरीक़ा से उसको देख रेख नहीं करता है, बढ़िया खाना नहीं देता है। मान के चलिए आपके यहाँ कोई काम करने के लिए गया, आप उसको पैसा भी नहीं दे रहे हैं और उसको मान सम्मान भी नहीं कीजिएगा, उसको खाना भी नहीं खिलाइएगा, तो क्या कभी भी आपके यहाँ बढ़िया तरीक़ा से काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए सिरचन भी बढ़िया तरीक़ा से काम नहीं करता है जब उसके साथ बढ़िया बर्ताव नहीं करता है तब। सिरचन वास्तव में क्या था? तो कारीगर था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। अब यहाँ पे देखिए फणीश्वर नाथ हिरेनी की कौन सी कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक में है? तो ठेस है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आपके क्लास 8 के हिंदी बुक में जितने भी लेखक का नाम है उसकी विद्या यानी कि कहानी है, कि कविता है, कि निबंध है, की जीवनी है, इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लेना है। समझ गए ना? इसके बाद देखिए सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? तो मानू ने दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नांकित में मोहम्मद इकबाल की कौन सी कविता है? तो बच्चे की दुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से याद करते जाइए। बच्चे की दुआ कैसी रचना है? तो बच्चे की दुआ है एक प्रार्थना गीत, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए ना डी हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम था पद्मा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए ना? इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, वकील साहब के सुखी नहीं रहने का क्या कारण था? तो ईर्ष्या था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बगल में जो है ना वकील साहब के घर के बगल में एक बीमा एजेंट था, वह काफ़ी तरक्की कर रहा था, काफ़ी आगे बढ़ रहा था। तो जब आप लोग किसी की तरक्की के कारण से, किसी की तरक्की से जलिएगा, उससे ईर्ष्या कीजिएगा, तो ज़िंदगी में कभी भी आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए किसी के साथ भेदभाव, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या से आपका ही नाश होगा, क्योंकि आप उसके बारे में सोचिएगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और उसके बारे में ही सोचेगा, तो आपका समय तो उसके बारे में सोचने में चले जाता है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए ईर्ष्या भी करेंगे तो पॉजिटिव के रूप में। मान के चलिए वह 5 घंटा मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, तो हम भी 10 घंटा मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह का भाव रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। अब मान के चलिए आपके क्लास में कोई विद्यार्थी 50 में 40 नंबर ला रहा है, कोई विद्यार्थी 50 में 50 नंबर ला रहा है, और कोई विद्यार्थी 30 नंबर ला रहा है, 30 वाला नंबर क्या करेगा? उसका बुराई करेगा, उसको तरह तरह के जो है ना लान छान लगाएगा, ये उसको तो सर ज़्यादा मार्क दे देते हैं, सर क्वेश्चन उसको भेज देते हैं पहले ही, इसलिए ना आता है। तो इस तरह का भाव जो भी विद्यार्थी रखता है वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। अरे भाई, उसके मेहनत को भी देख सकते हो। 50 में 50 उसको क्यों आया? 50 में 40 उसको क्यों आया? क्योंकि वह पढ़ता है बढ़िया तरीक़े से, वह सारे दिन किताब के पीछे पागल रहता है, और तुम उसका बुराई, इसका बुराई, तरह तरह की कमियां निकालने में रहते हो। तो इस तरह से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो किसी की बुराई करने से पहले, किसी की तरक्की करने से पहले उसके बारे में सोचो कि वह कैसे तरक्की कर रहा है, वह कैसे आगे बढ़ पा रहा है, कितना मेहनत कर रहा है। उसी तरह से तुम भी मेहनत करेगा, तुम्हारा भी क्लास में आ जाएगा 50 में 50 अंक, तुम्हारा भी आ जाएगा 40। समझ गया ना? तो इस तरह से आप लोग कभी भी किसी के साथ ईर्ष्या नहीं कीजिएगा। जब ये ईर्ष्या कीजिएगा तो आप पीछे हो जाइएगा, कभी भी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मेरा कर्तव्य है आपको एक सही रास्ते पे ले जाना, दूसरे टीचर की तरह नहीं ना है। यहाँ पे जो है क्या करेगा, 1 का B है, 2 का C है, 3 का D, इस तरह से पढ़ाया जाता है कहीं पर भी। इस तरह से कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए बाबू। किसी भी बात को पढ़ते हो तो उसको समझना चाहिए, नहीं तो अंतिम में जो होता है ना, अब क्या बताए, वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में जब जाएगा ना परीक्षा देने के लिए, सब रटन प्रणाली भूल जाएगा। वहाँ पे काम आएगा क्या, तुमने कितने बातों को समझा है, तुमने कितने बातों को एक बेहतरीन तरीक़ा से क्लास के अंदर जो टीचर ने समझाया था उसको समझा है कि नहीं समझा है। जो विद्यार्थी समझे रहेगा वो तो एक बेहतरीन तरीक़ा से लिख कर आएगा, और जो लिख कर आएगा उसी का बेहतरीन रिजल्ट आएगा। समझ गए ना? इसलिए समझने पर ज़्यादा फोकस करना है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह कथन किसका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। इसका मतलब आप लोग नहीं सोचिएगा कि हमको भलाई नहीं करना है। यहाँ पे कह रहा है तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तो इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि क्या हम अच्छा काम करना छोड़ देंगे।
क्योंकि अच्छा काम करते हैं फिर भी इसके बाद हमको बुराई करता है, तो इसका मतलब क्या है, हम अच्छा काम छोड़ करके बुराई काम करते हैं? नहीं, हम अच्छा काम करेंगे, किसी की भलाई करेंगे, भलाई करने के बाद, अच्छा करने के बावजूद भी हमको कोई सम्मान नहीं देता है, अपमान झेलना पड़ता है, तो इसको भी करना ज़रूरी है। समझ गए ना? किसी के बहकावे में आकर के, मान के चलिए आपका कोई बुराई कर रहा है, आपके बारे में वह जानता नहीं है, जब आपके बारे में जानेगा कि वह दूसरों को सही मायने में सच्चे दिल से मेहनत करता है, सच्चे दिल से उसको मदद करता है, तो आपके बारे में वही व्यक्ति आपका सम्मान करेगा। इसलिए कभी भी अच्छाई को, किसी की भलाई करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं सब यानी कि अच्छाई, किसी की भलाई करने के बावजूद आपको सम्मान मिलता है या नहीं तो अपमान मिलता है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ऊपर वाला तो देख रहा है। कभी न कभी वह इंसान भी जो आपकी बुराई करता है, जो आपकी अपमान करता है, उसको भी समझ में आएगा कि यह लड़का सच में, यह व्यक्ति अच्छा इंसान है जो दूसरे को बिना स्वार्थ के मदद करता है। इसलिए अच्छा काम करना कभी भी नहीं छोड़ना है। जब कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा, किसी के बारे में आप अच्छा काम करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, लेकिन बदले में आपको तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि हमको अपमान मिल गया तो अब हम अच्छा काम करना ही छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है, हमको अच्छा काम करते रहना है, भलाई करते रहना है, दूसरों को मदद करते रहना है। अंतिम में ऊपर वाले देख रहे हैं, आपकी मेहनत को देख रहा है, और अंतिम में अपमान करने वाला व्यक्ति भी आपका सम्मान करेगा जब वह आपके बारे में जानेगा। समझ गए ना? तो तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह कथन किसका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को देखते जाना है। कबीर क्या है? तो कबीर एक भक्ति कवि है, यानी कि कबीर जो है भक्ति काल के कवि है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। समझ गए ना? विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो भागलपुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, और ये सारे क्वेश्चंस उन 5 वीडियो के अंदर में, जितने भी वीडियो इससे पहले हमने हिंदी के ऊपर बना दिए हैं, सारे क्वेश्चंस पर चर्चा कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट उन सारे वीडियो को देख लेगा तो उसको 100%, देखिए दूसरे यूट्यूबर की तरह, दूसरे शिक्षक की तरह नहीं है, हम बात करते हैं 100% का और देंगे रिजल्ट 70%, देंगे रिजल्ट 60%, उस तरह के हम नहीं है। हम जब कह रहे हैं कि आपको एक बेहतरीन अंक लाना है तो वह सारे वीडियो को देखना जरूरी है। तो आप लोग जाकर के देख लीजिए, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा तब ना कहिएगा। और बेकार में, बेफालतू में विद्यार्थी का समय बर्बाद करने से क्या होता है? वही विद्यार्थी, जब विद्यार्थी सारे बातों को मानता है, बातों को मानने के बावजूद भी जब उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो अंतिम में क्या करेगा? टीचर को गालियाँ नहीं देगा। तो उस तरह से हम लोग नहीं है, समझ गए ना? हम जो कहेंगे वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जाकर के उन सारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके रिजल्ट में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, आपका रिजल्ट सबसे बेहतरीन हो। समझ गए? विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो भागलपुर में। विक्रमशिला की स्थापना किसके संरक्षण में हुई? तो राजा धर्मपाल के। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नांकित में प्रथम श्रेणी की संस्था कौन है? तो प्रथम श्रेणी का संस्थान मतलब कि कहाँ पे आप लोग सबसे पहले एडमिशन कराते हो, नामांकन कहाँ पे कराते हो? तो प्रारंभिक विद्यालय यानी कि प्राथमिक विद्यालय में ही ना कराते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। सबसे पहले एडमिशन कहाँ पे कराते हो? क्या महाविद्यालय में जाते हो, विश्वविद्यालय में जाते हो, कि सबसे पहले हम लोग कराते हैं प्रारंभिक विद्यालय? प्रारंभिक विद्यालय का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक विद्यालय। समझ गए ना? संजू कैसी लड़की थी? तो संजू एक बेहतरीन लड़की थी, अच्छी लड़की थी, सुशील थी, उसको पढ़ने का शौक था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए ना? इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी गांधी से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। डायरी लिखना एक अच्छी बात है। कोई भी स्टूडेंट डायरी लिखता है तो समझिए ना, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। क्योंकि डायरी लिखने से आपको होगा क्या? आप दिन भर क्या करते हैं, कहाँ पे आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे आप समय गुजारते हैं, इसकी पता आपको चल जाएगा। जब आपको समय का पता रहता है कि आप कहाँ पे समय का यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे आप समय का यूज कर रहे हैं, तो इससे आपकी दिनचर्या, आपकी रहन सहन सब पर इफेक्ट पड़ता है। आप काफ़ी आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जब आपके पास समय की जानकारी रहेगा कि हमारा समय दुरुपयोग इस समय जा रहा है, मोबाइल में जा रहा है, तरह तरह के गेम में जा रहा है, तो आप लोग कंट्रोल कीजिएगा। समझ गया ना? तो इसलिए डायरी लिखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हमारा दैनिक जीवन जो है किस तरह से गुजर रहा है। आप लोग जब डायरी लिखिएगा तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पता चलते रहेगा कि हमारा समय तो यहाँ पे गुजर रहा है, हमारा समय तो गेमिंग में जा रहा है। तो आप लोग सुधरिएगा, उससे बचिएगा। जब आप लोग समय का सदुपयोग करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गए ना? तो सत्य के प्रयोग के पुस्तक के रचयिता यहाँ पे कौन है? तो गांधी है। समझ गए? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। तोतो चांद कौन थी? तो एक जापानी लड़की थी। तोतो चांद कौन थी? तो एक जापानी लड़की थी।
समझ गए ना। जब आप लोग जो है दीदी की डायरी चैप्टर को एक बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे तो उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। पीपल क्या है, तो पीपल एक कविता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। पीपल के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है गोपाल सिंह नेपाली, इसको याद कर लीजिएगा। समझ गए ना। त का उच्चारण स्थान क्या है, तो त का उच्चारण स्थान है दंत। इस तरह से उच्चारण स्थान भी 2 या 3 क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके व्याकरण में उच्चारण स्थान जैसे कंठ का उच्चारण स्थान क्या है, तालु का, मूर्धा का, दंत का, ओष्ठ का, इस तरह से आप लोगों को उच्चारण स्थान भी तैयारी करना है। समझ गए ना। हम यहाँ पे कह रहे हैं तो जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट होगा, जो पढ़ने वाला होगा, तो वो तो तैयारी कर ही लेगा। उसको तो सिर्फ एक बात कहने की ज़रूरत है, उसको सिर्फ रास्ता दिखा दीजिए, वो विद्यार्थी पकड़ लेगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी, कुछ की मैक्सिमम विद्यार्थी पढ़ने वाला नहीं होता है। अब सबको चाहिएगा कि 4.5 से प्लस अंक ला दे, तो ये तो हो नहीं सकता है। सब पढ़ने वाला थोड़ी रहता है। जो विद्यार्थी पढ़ेगा, मेहनत करेगा, रगड़ेगा, घिसेगा, तपेगा, उसी का ना सबसे बढ़िया रिजल्ट आएगा। और सबको चाहेंगे हम 4.5 से रिजल्ट ला दे, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं उच्चारण स्थान को भी आप लोग को तैयारी कर लेना है। त का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है। य का उच्चारण स्थान क्या है, तो य का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। तालव्य को वही कहते हैं हम लोग तालु। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तो कुपुत्र का तद्भव होता है कपूत, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कपूत। समझ गए ना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ है, तो रूढ़ उस शब्द को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा करने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ देखिए पंकज का अर्थ निकलता है। पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। पाठशाला का भी अर्थ निकलता है। पीताम्बर का भी अर्थ निकलता है। पाठशाला मतलब कि जहाँ पे आप लोग विद्या अध्ययन करते हैं। पीताम्बर का मतलब क्या होता है, पीताम्बर का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, विष्णु भगवान को कहते हैं हम लोग पीताम्बर। यहाँ देखिए घर का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसको तोड़िएगा तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो इसीलिए घर क्या हो गया, रूढ़ हो गया। क्योंकि रूढ़ का अर्थ क्या होता है, जिन शब्दों को खंड करने पर, टुकड़ा करने पर अर्थ ना निकले, उसी को कहते हैं रूढ़। इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ का मतलब बात रहेगा यहाँ पे, लेकिन लिंक खाएगा दूसरे जगह। देखिए पंकज है बात, लेकिन पंकज का अर्थ क्या निकलता है, तो कमल निकलता है। तो बात रहेगा यहाँ पे, जैसे कि गजानन, बात है गजानन, लेकिन गजानन किसको कहते हैं, तो गणेश भगवान को कहते हैं। तो बात रहेगा यहाँ पे, लेकिन लिंक खाएगा दूसरे तरफ, तो समझ जाइएगा वह यगरूढ़ ही है। और यगरूढ़ बहुब्रीहि समाज की तरह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यौगिक। यौगिक उस शब्द को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कुछ अर्थ निकलता है। यहाँ पे देखिए राजपुत्र, राजपुत्र एक यौगिक हो जाएगा, क्योंकि राजपुत्र को जब तोड़िएगा तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। देखिए राजा का पुत्र, राजपुत्र को तोड़ते हैं तो राजा का पुत्र, तब ना राजपुत्र। इसलिए जो है इसको तोड़ते हैं तो राजपुत्र को तोड़ते हैं तो कुछ अर्थ निकलता है, इसलिए राजपुत्र क्या हो जाएगा, एक यौगिक हो जाएगा। समझ गए ना। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग यहाँ देखिए अत्याचार है, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि स्त्रीलिंग कौन शब्द है, तो चादर है, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो यहाँ देखिए जाति वर्ग का बोध हो जिससे, उसी को न कहते हैं जातिवाचक। मनुष्य से तो पूरा जाति वर्ग का बोध होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। समझ गए ना। इसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसको आप लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप अनुभव करते हैं। जैसे ईमानदारी हो गया, मिठास हो गया, मित्रता हो गया, ये सब को छू सकते हैं। मित्रता को छू सकते हैं, ईमानदारी को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम अनुभव करते हैं कि वह व्यक्ति ईमानदार है, वह व्यक्ति एक बेहतरीन तरीक़ा से काम करता है, किसी के यहाँ जाता है तो अच्छा तरीक़ा से रहता है, काम करता है। तो जिन शब्दों से अनुभव होने का पता चले, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। समझ गए ना। चांदी, सवा, ये सब को तो छू सकते हैं, चांदी को छू सकते हैं ना, जिसको छू नहीं सकते हैं उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी शब्द के पहले लगता है, किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय लगते हैं। किसी शब्द के अंतिम में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ देखिए ना, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए ये इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि जब कोई शब्द अंतिम में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसी को ना कहते हैं प्रत्यय। समझ गए ना। चतुर्भुज कौन सा समास है, तो चतुर्भुज है। द्विगु समास, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। देखिए द्विगु समास को पहचानने का तरीका क्या है, चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचवटी, जिस शब्द के पहले कोई संख्यावाचक संख्या आ जाए। देखिए ना, चतुर्भुज, चतुर का मतलब होता है 4, पंचवटी, पंचवटी में सबसे पहले देखिए तो पंच आ रहा है, पंच से अर्थ होता है 5,
तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान है। द्विगु समास पहचानने के लिए आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस शब्द के पहले कोई संख्यावाचक शब्द आ जाए आप लोग समझ जाइएगा वह क्या होगा, वह होगा द्विगु समास। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास पहचानने का तरीका क्या है, प्रतिदिन, दिनों दिन, यथाशक्ति, यथासंभव, इस तरह के जो भी शब्द आएगा वह अव्ययीभाव समास होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। समझ गए ना, सारे क्वेश्चंस को देखते जाइए। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, समझ गए ना। पर्यायवाची शब्द भी आप लोग को याद करना है, याद करते जाना है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सम जोड़ उतजोड़ चय, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए ना। तो जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। तुम्हारा नाम क्या है, कौन सा वाक्य है, तुम्हारा नाम क्या है, ये आप किसी से पूछ रहे हैं। जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो अजनबी से मिलते हैं जिसको नहीं जानते हैं तो उससे पूछते हैं ना, रे तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम क्या है प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। समझ गए ना। तो सारे क्वेश्चंस को समझते जाना है। उसने खा लिया होगा, ये कौन सा वाक्य है। अब उसने खाया कि नहीं खाया, ये तो संदेह है, संदेहवाचक है। मान के चलिए कह दिए कि उसने खा लिया होगा, इस बात की आप कह सकते हैं कि 100% वह खा ही लिया होगा, नहीं कह सकते हैं। ये सेंटेंस से पता नहीं चलता है उसने खा लिया होगा। अब भाई खाया कि नहीं खाया पता तो नहीं चल रहा है, इसलिए संदेह का मतलब शक हो रहा है। 100% हम श्योर नहीं कह सकते हैं कि वह व्यक्ति खा ही लिया होगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। परीक्षा में चोरी मत करो, तो मत क्या है यहाँ पे, परीक्षा में चोरी मत करो, ये तो निषेध है, मना करते हैं सभी, सारे शिक्षक, सभी विद्यार्थी, सभी को मना करते हैं कभी भी बुरा काम नहीं कीजिए। तो निषेध का मतलब होता है मत करना। परीक्षा में चोरी करना बुरी बात है, निषेध है, मना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, वह जो अभी आया था मेरा भाई है, इसमें जो अभी आया था वह क्या है, तो वह है एक उपवाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए ना। धर्मशाला यात्रियों के ठहरने के लिए है, इसमें धर्मशाला क्या है, धर्मशाला उपवाक्य है कि पदबंध है कि समासिक पद है कि पद है। यहाँ देखिए उपवाक्य का मतलब होता है कि एक छोटा वाक्य जो अपने आप को कंप्लीट करता है। यानी कि यहाँ देखिए धर्मशाला क्या अपने वाक्य को कंप्लीट करता है, धर्मशाला से किसी वाक्य को कंप्लीट होने का पता चलता है, नहीं चलता है। तो यहाँ देखिए उपवाक्य का मतलब होता है एक छोटा वाक्य, एक छोटा सेंटेंस जो अपने को पूरा करता हो, ये तो उपवाक्य नहीं होगा। पदबंध का मतलब क्या होता है, या किसी वाक्य का एक हिस्सा होता है, ये किसी बड़े वाक्य का एक हिस्सा होता है, थोड़ी है। यहाँ पे देखिए समासिक पद भी नहीं होगा। समासिक पद का मतलब दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं समासिक पद, ये लेकिन यहाँ पे ये देखिए पद हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही। समझ गए ना। इस तरह से आप लोग को याद करना है। वर्ग में आए हुए सभी छात्र बैठ गए, इसमें वर्ग में आए हुए सभी छात्र क्या है, तो यह एक उपवाक्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। समझ गए ना। छठी का दूध याद आना, इसका अर्थ क्या होता है, तो बुरा हाल होना, संकट में पड़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए ना। देखिए यहाँ पे नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, आप किसी के यहाँ नाक रगड़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, खुशामद करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। नाक कब रगड़िएगा, नहीं जब आप मेहनत कीजिएगा। किसी के यहाँ कब आप जाते हैं खुशामद करने के लिए, जब आप मेहनत नहीं करते हैं। मान के चलिए आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, आप फेयर नहीं किए हैं, सारे नोट्स नहीं बनाए हैं, तो दूसरे के यहाँ, दूसरे विद्यार्थी के यहाँ आपको नाक रगड़ना पड़ेगा ना, आपको खुशामद करना पड़ेगा ना, अरे बाबू हमको फेयर दे दो। किसी के यहाँ जाएगा तुम, किसी विद्यार्थी के यहाँ फेयर नहीं देगा, वो मस्का लगाएगा। अपने आप मेहनत करो। इसलिए गोपाल सिंह नेपाली क्या है, तो गोपाल सिंह नेपाली एक कवि है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए खुशबू रचते हैं हाल शीर्षक कविता में किसके अवदान रेखांकित है, तो वंचित लोगों की। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। समझ गए ना। ये सारे क्वेश्चंस हमने इससे पहले के वीडियो में जितने भी वीडियो बना दिए हैं सब क्वेश्चंस को करा दिए हैं। तो जो भी विद्यार्थी देखेगा उसको हिंदी में 90+ अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गए ना। कबीर किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। समझ गए ना। इसके बाद देखिए ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समृद्धि से क्या होते हैं, तो दुखी होते हैं। हमेशा ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ेगा उसको देख देख करके वह रोएगा। समझ गए ना। कलिंग युद्ध कितने साल होने के बावजूद भी जीता ना जा सका, तो 4 साल होने के बावजूद भी कलिंग युद्ध ना जीता जा सका। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। पद्मा का संबंध कहाँ से है, तो पद्मा का संबंध कलिंग से है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। प्रतिदिन क्या है, तो प्रतिदिन एक अव्ययीभाव समास है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। सारे क्वेश्चन को याद करते जाइए बेहतरीन तरीका से। देखिए सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है, तो सु है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
सी नंबर ऑप्शन सही। ममेरा में एरा है प्रत्यय, उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। तो इस तरह से हमने आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास किए हैं, और इससे पहले हमने हिंदी के ऊपर जितने भी वीडियो बना दिए हैं, यदि आप लोग चाहते हो कि मैट्रिक के एग्जाम में सबसे बेहतरीन अंक आए तो आप लोग उन सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। वैसे हिंदी के ऊपर ही क्यों, हमने साइंस के ऊपर, मैथिली के ऊपर, मैथ के ऊपर, सोशल साइंस के ऊपर, सारे के ऊपर हमने एक बेहतरीन तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग एक बार देखिएगा, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आए, सबसे बेहतरीन आए। तो आपको देखना है, आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, नहीं दूसरे की तरह कीजिएगा तो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। समझ गए ना। तो मेहनत करना है, मेहनत से कभी जी नहीं चुराना है, और तभी आगे बढ़ सकते हैं। बगैर मेहनत के आप लोग चाहिएगा कि हम आगे बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना कभी होगा। समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।